नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की पूरी सीरीज बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 है 1857 की क्रांति। यहाँ से आपको टोटल 90 के आसपास प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगी, जो स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी में भी यहाँ पे विगत कुछ सालों में 15 से 20 सालों के अंतर्गत यहाँ पे पूछा ही गया है। तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ पे मेरा कराने का मतलब है घटना चक्र को यहाँ पे कि जैसे कि घटना चक्र का जो भी प्रश्न है बिल्कुल मैं एक रेफरेंस के तौर पे लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत देखा जाए, ना सिर्फ फैक्चुअल बल्कि कॉन्सेप्ट को भी समझा जाए। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को मिला के मैं चलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है बल्कि हर तरीके से आपको समझाना है। और एक इसके पीछे जो उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में देखिए अगर नहीं आता है तो आपको ठीक है एग्ज़ाम में उसकी सही होने की जो संभावना है, अगर नहीं आता है तो एग्ज़ाम में आप उसे सही करने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जानते हुए प्रश्नों को आप कितना ठीक करके आते हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस से या इस प्रैक्टिस का आप अंग रहेंगे तो कभी भी आपको जानते हुए प्रश्नों को गलत करने की जो संभावना होती है ठीक है वो काफ़ी कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और मैं बार बार बोलता हूँ आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कमेंट आप लोग करते रहें, कमेंट में आप लोगों को ज़रूर ही रिव्यू करता हूँ। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में क्या ऐसा हुआ था कि एनफील्ड राइफल का यहाँ पे प्रयोग किया गया, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दिसंबर 1856, दिसंबर 1856। ठंड का टाइम है, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल उस समय ठंड के समय ही ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा कि जो उनके जो पुराने जो बंदूक था, कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना बंदूक जिसका नाम होता था ब्राउन्स बेस, ब्राउन्स बेस भी इसे बोला जाता है, ब्राउन्स बेस चलाने में बहुत ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट था। खासकर इसमें गोली वगैरह भरने में बहुत ही समस्या होती थी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से एक रॉड की मदद से ठीक है उसमें सबसे पहले गोली भरा जाता था और फिर उसको फायर किया जाता था। अब वही था ब्रिटेन में यहाँ पे औद्योगिकरण का दौर आ चुका है और उस औद्योगिकरण के दौर ने मानव आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही सुलभ चीज़ों को कराने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ था। अब यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी की यहाँ पे देन है कि एनफील्ड राइफल का यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया। एनफील्ड राइफल का यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया, चूँकि इसको चलाना बेहद ही आसान था। एक बार इसमें कारतूस भरिए और सीधे फायर कीजिए। अब यहाँ पे समय लगेगा, यहाँ पे समय क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो एनफील्ड राइफल को यहाँ पे शामिल किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा ठीक है अपने सैनिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए। लेकिन इस एनफील्ड राइफल में यहाँ पे कारतूस का जो प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस के मुंह पे आप कह सकते हैं कि चर्बी का प्रयोग होता था, चर्बी का प्रयोग होता था। और यहीं से कह सकते हैं कि अफवाहें उड़ना यहाँ पे शुरू हो गई। माना जाता है यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा कि अफवाह था, लेकिन भारतीय सैनिकों के द्वारा जहाँ तक माना गया है कि वाकई में इस चर्बी की रूप में यहाँ पे देखा जाए तो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। अब इस सबसे बड़ी समस्या का कारण था चूँकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती। इस समय देखेंगे तो बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे चाहे हम लोग हिंदू सैनिकों की बात कर लें, मुस्लिम सैनिकों की बात कर लें, बड़ी मात्रा में इन लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया था। अब यही मज़े की बात है, देखिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारी नीतियाँ बनाई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लेकिन जब धर्म की बात आई यहाँ पे तो धार्मिक नीतियों को कोई यहाँ पे बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं था। सीधे सीधे यहाँ पे धार्मिक भावनाएं हिंदुओं और मुस्लिमों की दोनों की यहाँ पे आहत होती दिखाई दे रही है। और मुस्लिम तो 1857 में इतना एग्रेसिव मोड में थे कि अंग्रेज़ों ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि सबसे जो परेशान किया गया हमें तो वो मुस्लिमों के द्वारा ही यहाँ पर किया गया। चाहे हम लोग बात कर लें पटना में पीर अली के नेतृत्व में कह लें, या फिर
उधर देवघर के क्षेत्रों की तरफ कर ले, ठीक है, हर जगह देखेंगे तो मुस्लिम जो भी सैनिक थे या फिर मुस्लिम जो आंदोलनकारी थे, विद्रोह करता थे, ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव मोड में थे। अब यही यहाँ पे समस्या का कारण था, आपको समझना है। अब ये जब बातें फैल गई तो पूरी तरीके से इनफील्ड राइफल चलाने से सैनिकों के द्वारा मना कर दिया गया। अब सैनिक यहाँ पे इनफील्ड राइफल का जब प्रयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज फिर समस्या होगी, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे। और यहीं धीरे धीरे ये बात फैलती गई। माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने इन अफवाहों का खंडन भी किया, लेकिन वो खंडन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा बिना जांच पड़ताल के खंडन किया गया, जो कि भारतीय सैनिकों को संतुष्ट नहीं कर सका। अब यहीं से शुरू होता है यहाँ पे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने इसे प्रयोग करने से यहाँ पे मना कर दिया। अब यही है, जब मना किया जाएगा तो अंग्रेज़ों के द्वारा एफर्ट लगाया जाए कि नहीं प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी घटना तब देखने के लिए मिली। यहाँ पे 34वीं रेजिमेंट ना लिख के यहाँ पे एग्ज़ाम के द्वारा बार बार पूछा जाता है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री, जो कि इसी से यहाँ पे बिलोंग करते थे, जिनका नाम है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी मंगल पांडे जैसे नाम से यहाँ पे देख रहे हैं। धार्मिक भावनाएं इनके पूरी तरीके से आहत हुई और इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ पे गोली मार दिया, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट, एक है यहाँ पे वाघ लेफ्टिनेंट है, एक है वाघ पूछा जाता है, और दूसरा है यहाँ पे मेजर सार्जेंट ह्यूसन। अब यही था, गोली मार दिया गया और यहाँ पे मंगल पांडे पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो इनको यहाँ पे सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो फांसी दे दिया गया यहाँ पे 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। अब यही है, देखिए, सार्वजनिक रूप से फांसी दिया जा रहा है। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब यही था ना कि एक बार जब डर खत्म हो जाए, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाए, तो कोई विद्रोह यहाँ पे रुकता नहीं है, चाहे उसे कितना भी बड़े हिंसक गतिविधियों से यहाँ पे गुजरना क्यों ना पड़े। और यही हुआ। एक डेट में और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 का ये वही दिन है, मेरठ की छावनी से, जहाँ पे 3री कैवेलरी रेजिमेंट, एग्ज़ाम में इसे भी पूछा जाता है, 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया और 10 मई को किया और 11 मई को ये चले गए दिल्ली में लाल किला, जहाँ पे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पे रहा करता था। तो इसका लिंक आके आपको मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें कम से कम स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए कि आखिर क्या हुआ था यहाँ पे कि एनफील्ड राइफल का यहाँ पे प्रयोग किया गया, क्या मामला था, आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे कारण हैं और इसमें सारे ही कारण क्या है अपने आप में इम्पोर्टेंट है 1857 के विद्रोह के लिए, 1857 की क्रांति के लिए। लेकिन इसमें आपको चुनना है कि वो कौन सा ऐसा कारण था, तत्कालिक कारण था, जिसके वजह से भावनाएँ पूरी तरीके से क्या हो गई, उग्र हो गई, आहत हो गई। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मैंने बताया था आपको, देखिए अंग्रेज जब से आए 1757 के बाद से ही अंग्रेजों ने धीरे धीरे हस्तक्षेप की नीतियों को अपनाना शुरू किया, चाहे वो भू राजस्व नीति हो, आर्थिक नीति हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। लेकिन लगभग साल भर 1757 से लेकर 1857 तक भारतीय घूंट, समझ रहे हैं ना, मतलब पूरी तरीके से घूंट का घूंट पीते रहे। लेकिन जब धार्मिक मामलों की यहाँ पे बात आई तो बिल्कुल ही यहाँ पे 1857 में लोग क्या हो गए, भड़क गए। यही आपको समझना है, अंग्रेज़ों का धर्म में क्या है, हस्तक्षेप, चर्बी वाले कारतूस को लेके गाय और सुअर, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों की, दोनों सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पे, मेरठ में, बैरकपुर में, अम्बाला में, लखनऊ में। कमेंट आप लोग करते रहे। देखिए ये हुआ था यहाँ पे बैरकपुर छावनी में 29 मार्च
29 मार्च 1857 का यहाँ पे दिन था। 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर में सैनिकों ने इसे प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसमें मैंने बताया था कि 34वीं जो रेजिमेंट है या फिर 34वीं बंगाल इन्फेंट्री आप भी कह सकते हैं उसको, वहीं से, ठीक है, मंगल पांडे यहाँ पे बिलोंग करते थे, जिसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी गई। फिर यहाँ पे मामला भड़क गया, 10 मई को यहाँ पे आ गया मेरठ में। तो मंगल पांडे की घटना हुई थी यहाँ पे बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। यहाँ पे दे सकता है मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी कब दी गई थी? फांसी यहाँ पे दी गई थी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। दोनों ही डेट आपको ध्यान में रखना है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बहुत ही आसान जवाब होगा, बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही था। देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया कौन सी नेटिव फैक्ट्री का। मैंने आपको बताया हुआ था कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री का, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे आयोग के द्वारा इसका आंसर ठीक है स्टार माना गया है, अर्थात मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री का। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब यहाँ पे दिया हुआ था? अजीमुल्लाह है, बिरजिस कादिर है, बख्त खान है, हसन खान है। बहुत फेमस सवाल है, कमेंट आप लोग करते रहें। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बख्त खान को। बख्त खान की अगर हम लोग बात करें तो यह एक कह सकते हैं एक पख्तून था। शुरुआती तौर पे देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो चुका था। सैनिक के रूप में, सिपाही के रूप में, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा भी हुआ था। लेकिन यही है, था तो ये मुस्लिम ही था, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जब 1857 का जो विद्रोह हुआ तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से मूव करके किसके पास आ गया? तो बहादुर शाह द्वितीय के साथ आ गया। बहादुर शाह द्वितीय जो कि मेरठ की छावनी से जो भी सैनिक था यहाँ पे निकल के गया था, किसके पास? बहादुर शाह के पास गया था। तब बहादुर शाह ने 1857 की क्रांति को संभाला। अब बहादुर शाह ने सेनापति बनाया। माना जाता है कि बहादुर शाह के द्वारा, बहादुर शाह यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, बहादुर शाह सेकेंड ने अपने बड़े पुत्र जिसका नाम था मिर्जा मुगल भी इसे बोला जाता है, मिर्जा मुगल या फिर मिर्जा जहीरुद्दीन भी बोला जाता है, मिर्जा जहीरुद्दीन। तो नाम मात्र का था, लेकिन जो इसके पीछे से रोल प्ले कर रहा था खासकर सेनापति का, ये यही था बख्त खान। इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहता है। वास्तविक नेतृत्व देखा जाए तो बख्त खान के हाथों में था, बहादुर शाह के सेनापति के रूप में। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, जन आक्रोश है, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब यहाँ पे प्रमुख जो कारण था, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति है काफ़ी लंबी चौड़ी है। अगर इसमें कुछ नीतियों को यहाँ पे देखा जाए तो नंबर 1 अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आर्थिक कारणों की बात करें, आर्थिक नीतियों की यहाँ पे बात करें, तो आर्थिक नीति में चाहे हम लोग बात कर लें भू राजस्व व्यवस्था की, इसके अलावा कह सकते हैं कि 1813 का जो कंपनी का जो मुक्त व्यापार की नीति की बात कर लें। ऐसे बहुत सारे कारण आपको दिखाई देंगे हर एक एरिया में। आर्थिक हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे सामाजिक धार्मिक हो गया, यहाँ पे धार्मिक हो गया। वैसे ही आपको और भी बहुत सारे आप कारण दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे सैनिक कारण हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो कारण है आगे आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, देखेंगे हम लोग धन का बहिर्गमन सिद्धांत, तो उसमें आर्थिक कारणों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सामाजिक धार्मिक आगे चल के देखेंगे कहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, सब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मेरे साथ सीक्वेंस वे में मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ आप उसी तरीके से देखते चले। तो फाइनली इसके पीछे जो कारण क्या था यहाँ पे, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इसमें आप राजनीतिक कारण को भी मेंशन कर सकते हैं।
राजनीतिक कारण, जैसे कि देखा जाए डलहौजी की हड़प नीतियाँ हो गया, ये सब राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही इसको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से यहाँ पे नहीं देखता था। गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। कहाँ पे? उत्तरी भारत में। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रसेल है, ग्लेडस्टन है, रॉबर्ट पील है, पाम्स्टन है। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, WH रसेल। WH रसेल, इसी के द्वारा ये बोला गया था। अब कुछ और भी बातों को हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि विद्रोह पर बहुत सारे जो विचार दिया गया है एक एक स्टेटमेंट के माध्यम से, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया जाता है। और BPSC तो आजकल ये खूब कर रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें VD सावरकर की, VD सावरकर की बहुत फेमस इनका जो स्टेटमेंट था 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। VD सावरकर ने क्या बोला? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वैसे ही यहाँ पे जॉन सिले भी है। जॉन सिले, एकदम ध्यान से सुनते चलिए। जॉन सिले के द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। जितना भी यूरोपीय लोग हैं ये तो यहाँ पे इसका क्रिटिसाइज ही करेगा, तो कैसा? स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। और नाम है जैसे कि नेहरू की हम लोग बात कर ले, नेहरू की बात कर ले। नेहरू के द्वारा बोला गया कि 1857 का जो विद्रोह एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था। तो नेहरू ने सैनिक विद्रोह कहने से मना कर दिया, बोला कि यह भारत के लिए क्या था? पहला आंदोलन था, भारतीयों के लिए पहला आंदोलन था। वैसे ही नाम है यहाँ पे सर जेम्स आउटरम, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सर जेम्स आउटरम, सर जेम्स आउटरम। इसके द्वारा यहाँ पे बोला गया कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। देखिए ना, मैंने आपको तो ये बताया हुआ था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने सबसे जो पहला जो कट्टर अपना दुश्मन माना वो हिंदुओं को नहीं माना बल्कि मुसलमानों को माना हुआ था। इसके अलावा है डिजरायली, पूरा नाम है इसका बेंजामिन डिजरायली। डिजरायली के द्वारा बोला गया कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से यहाँ पे उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। मैंने संयोग इसने बोला, संयोग। कुछ और भी विचारक लोग हैं, आप लोग देखने का प्रयास करें। जैसे कि इसमें RC मजुमदार की भी बात कर ले। यहाँ पे मैं नए पेज में इसको मेंशन कर देता हूँ, RC मजुमदार के द्वारा क्या बोला गया, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इनके द्वारा बोला गया कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का पूरी तरीके से क्या था? अभाव था, तथा यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। तो नेशनलिज्म कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता का यहाँ पे पूरी तरीके से अभाव था। एक और नाम है सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा बोला गया 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ में देखा जाए तो सैन्य विद्रोह था, परंतु बाद में इसका स्वरूप पूरी तरीके से क्या हो गया? राजनैतिक हो गया। एक और नाम है यहाँ पे TR होम्स के द्वारा बोला गया कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। सभ्यता वर्सेस बर्बरता के बीच। अब देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ पुस्तक भी लिखा गया है, जो उन पुस्तकों को बार बार देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे VD सावरकर की हम लोग बात करते हैं, तो VD सावरकर की जो काफ़ी फेमस बुक है यहाँ पे, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आपको नाम ध्यान में रखना है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। और नाम है अशोक
मेहता। अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन। तीसरा नाम है यहाँ पे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है स्कोपी म्यूनिटी एंड द स्कोपी म्यूनिटी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, स्कोपी म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। लास्ट नाम है यहाँ पे एस एन सेन। एस एन सेन, इनके द्वारा लिखा गया है 1857। 1857। तो ऐसे बहुत सारे आप देख पा रहे हैं जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोटेशन डायरेक्ट कोट कर दिया जाता है किसके द्वारा बोला गया। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ सभी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। अब तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रारंभ देखिए यहाँ पे हुई थी मेरठ से। आपको बैरकपुर छावनी में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो क्रांति की जो बात कर रही है, ठीक है, चूँकि क्रांति एक बहुत बड़े घटनाक्रम का कह सकते हैं कि कितना इम्पेक्ट करता है, कितनी उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे होती है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाए क्या हो जाएगा, मेरठ। यहाँ पे देख पा रहे बैरकपुर है भी नहीं यहाँ पे, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, मेरठ से। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। देख पा रहे हैं यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भी मेरठ। आपको ध्यान होना चाहिए 10 मई 1857 से शुरू हुई और 11 मई 1857 को जो भी विद्रोही सैनिक था, ये सब यहाँ पे मुग़ल सम्राट जो कि बहादुर शाह द्वितीय हुआ करता था, वहाँ पे आ गया लाल किला पे लोग, ठीक, इसके पास आ गया। नेतृत्व इसको यहाँ पे स्वीकारना पड़ा, कोई विकल्प नहीं था बहादुर शाह द्वितीय के पास। तो यहाँ पे कुछ हम लोग विद्रोह के प्रमुख केंद्रों की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं मेंशन करते चलता हूँ। जैसे कि नंबर 1 हम लोग बात करते हैं लखनऊ की, आगे सारे विद्रोह आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक बार सिस्टमेटिक ढंग से देख लेते हैं ताकि आगे चल के आपको कोई समस्या नहीं हो। लखनऊ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 30 मई, अलग अलग डेट है, 30 मई या कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 4 जून, बहुत नज़दीकी मामला है 4 जून। तो लखनऊ से कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इनका अल्प आयु एक पुत्र हुआ करता था जिनका नाम था विरनिस कादर। और बेगम हजरत महल के जो पति थे वाजिद अली शाह, अवध के क्षेत्रों से यहाँ पे निकाल दिया गया था कुशासन का आरोप लगा के। तो बेगम हजरत महल भी इस विद्रोह में यहाँ पे पूरी तरीके से कूद पड़ी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा लखनऊ के क्षेत्रों की तरफ से बेगम हजरत महल। अब यहाँ पे दमनकर्ता के रूप में देखा जाए, दमनकर्ता के रूप में तो जो अंग्रेज अधिकारी है कैंप बेल के द्वारा, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे भारत की मैप की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ, देखा जाए तो यही बीच का जो एरिया था, मध्य प्रांत का जो एरिया, यही आपको दिखाई देगा। नीचे इधर सब जितना भी लोग था, जैसे कि सिंधिया वगैरह देखेंगे, होलकर वगैरह, तो इधर कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के लोग सारा लोग सपोर्ट कर रहा था। तो विद्रोही नीचे नहीं आ पाते थे, इधर ये जाएंगे नहीं, इधर भी नहीं जा पाएंगे। अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक चाल के माध्यम से इधर बंगाल की तरफ से और इधर पंजाब की तरफ से घेरना शुरू किया। तो बहुत सारे जो विद्रोही है निकल के यहाँ पे जो इन क्षेत्रों में थे, ये नेपाल के तरफ यहाँ पे भाग गए। उसमें एक बेगम हजरत महल भी थी। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, बेगम हजरत महल भी थी इसमें। चलिए कुछ और भी नाम हम लोग देख लेते हैं, एक साथ देखते हैं, थोड़ा आपको समय देना होगा। दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे कानपुर में देखा जाए यहाँ पे 5 जून 1857 को, 5 जून 1857 को यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो कि बहुत ही अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था मराठों के लिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र हुआ था नाना साहब, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र जो हुआ था नाना साहब।
तो गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेज लोग क्या करता, कभी भी उत्तराधिकार नहीं मानता था, पेंशन भी उसको यहाँ पे नहीं देता था। तो नाना साहब को पेंशन की समस्या थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाना साहब दो है यहाँ पे, पहले वाले का भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, लेकिन इनका एक दूसरा नाम है धोबू पंथ। धोबू पंथ, ध्यान रखिएगा, धोबू पंथ। इन्हीं के एक मित्र हुए जिनका नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तात्या टोपे ने बहुत ही सहयोग किया यहाँ पे पेशवा, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र हैं यहाँ पे नाना साहब के, दोनों यहाँ पे मित्र हुआ करते थे। आगे देखेंगे। इसमें अंग्रेज अधिकारियों की बात करें तो जैसे कि हैवलॉक हो गया, नील हो गया, कॉलिन हो गया, आगे हम लोग देखेंगे, इतना थोड़ा आपको आइडिया मिलना चाहिए। तीसरे नंबर पे देखा जाए यहाँ पे झांसी के क्षेत्रों की तरफ से, झांसी के क्षेत्रों की तरफ से यहाँ पे लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये 1857 में ही, 1857 में ही जून के महीने में। और यहाँ पे हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि इनकी भी यहाँ पे समस्या थी, इनके भी क्षेत्र को पूरी तरीके से यहाँ पे ले लिया गया था। डलहौजी की जो हड़प नीति के माध्यम से, गोद निषेध प्रणाली के माध्यम से यहाँ पे ले लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इनके भी बारे में देखेंगे आगे हम लोग। चौथा नंबर है यहाँ पे, जैसे कि असम में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में दो नाम देखने के लिए मिलेगा, एक तो है यहाँ पे मनीराम दत्त, मनीराम दत्त, दत्ता भी बोलते हैं, मनीराम दत्त, ठीक है, ये सेनापति बन गया था अपने, यही था विद्रोही, इसको फांसी भी दे दिया जाएगा। और मनीराम दत्ता के द्वारा यहाँ पे कंदपेश्वर सिंह को वहाँ का शासक बना दिया जाएगा। तो इसका भी नाम आप लोग जरूर ध्यान में रख के चलेंगे। कुछ और भी नामों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि फैजाबाद में देखा जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। फैजाबाद में आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, अंग्रेज़ों ने इसको सबसे बड़ा अपना कट्टर दुश्मन यहाँ पे माना हुआ था। तो आगे भी सब यहाँ पे देखते चलेंगे। वैसे ही देखा जाए तो बिहार में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, मथुरा में, बरेली में, ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती ही होती है। प्रश्न जैसे जैसे आएगा हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। इसमें पहली घटना को पूछा जा रहा है। तो पहली घटना जो थी सैनिकों से संबंधित थी, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कब पहुंचे थे सैनिक? 11 मई 1857 को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, कमल और रोटी। अब किसी को अगर आता होता तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कमल और रोटी ही क्यों, आखिर सिंबलाइज प्रतीक यहाँ पे क्यों लिया गया था कमल और रोटी को? कमेंट करिए आप लोग। देखिए कमल और रोटी, कमल का मतलब था यहाँ पे, कमल का मतलब था कि सभी भारतीय यहाँ पे, ठीक है, देश को मिलकर यहाँ पे देश को मिलाकर पूरी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे खिला देंगे, होता है ना, खिला देंगे, मतलब खिलता हुआ कमल के समान, ठीक है, देश को कमल के समान ये लोग खिलता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो समझ रहे हैं ना, बाहर के लोग मौजूद था तो खिल तो नहीं रहा था, तो एक सिंबलाइज प्रतीक के रूप में कमल को लिया गया। रोटी को इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया था कि सभी भारतीय अपनी जो रोटी है मिल बांट कर खाएंगे, जो कि अंग्रेज लोग अकेले अकेले खा रहा था। तो इसीलिए दो जो सिंबलाइज प्रतीक हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत यहाँ पे किया हुआ था? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत यहाँ पे किया हुआ था? तो देखिए जो दिल्ली का जो क्षेत्र था ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिल्ली का जो लाल किला यहाँ पे हुआ करता था, जहाँ से बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, कह सकते हैं कि नेतृत्व कर रहा था। तो सिंबलाइज प्रतीक तो था ही, बूढ़ा ही भले क्यों ना हो गया था। तो इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि पहले नेतृत्वकर्ता को ही यहाँ पे पूरी तरीके से क्या किया गया, डैमेज किया जाए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 11 मई को जो हिंसा भड़की हुई थी, देखेंगे तो मई आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
सितंबर तक आते आते अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। उन्हें माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने बड़ी मात्रा में कत्लेआम किया, बहुत सारे लोगों को फांसी में चढ़ा दिया, माने बहुत ही खतरनाक तरीके से हिंसक गतिविधियां दिल्ली में हुई यहाँ पे सितंबर के महीने में। और फिर यही आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लीडर था बहादुर शाह यहाँ पे जो सेकेंड था, इसके बच्चों को यहाँ पे गोली मार दी गई। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, यहाँ पे उत्तराधिकार की समस्या ही नहीं रहेगी, वंशज ही मुगलों का क्या कर दो, पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। यही किया गया बहादुर शाह द्वितीय के साथ। और इसको यहाँ पे कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, म्यांमार, ठीक है, रंगून भेज दिया गया। वहीं इसकी मृत्यु हो गई, समाधि स्थल वहीं इसका बना हुआ है। वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, तो भारतीय लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहादुर शाह सेकेंड को न सिर्फ मुस्लिम के रूप में बल्कि देखा जाए तो एक सच्चे क्रांतिकारी के रूप में भी उसको देखा जाता है। काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है उसकी कब्र को, जो मेरे ख्याल से, ठीक है, इससे बहुत ही कम मुग़ल शासकों को इस तरह की चीज़ें नसीब हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है। देखिए, लक्ष्मीबाई की जो जन्म स्थली है, लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है, आप लोग कमेंट करिए। बहुत आसान सा सवाल है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, वाराणसी में। इनका जो जन्म हुआ था, लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को, 19 नवंबर 1835 को लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था यहाँ पे, ठीक है। वाराणसी के कह सकते हैं वर्तमान में गोलघर के क्षेत्र में, गोलघर बोला जाता है, गोलघर के क्षेत्रों में यहाँ पे हुआ था, वर्तमान में जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट आप लोग करेंगे। इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे ए, खान बहादुर। खान बहादुर यही थे बरेली से। बरेली का जो क्षेत्र देखा जाए, ठीक है, तो ये आपका रुहेलखंड की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। रुहेलखंड के क्षेत्रों की तरफ से यही खान बहादुर खान के द्वारा यहाँ पे विद्रोह का मोर्चा यहाँ पे संभाला गया था। खान बहादुर के साथ समस्या यही थी कि इनका भी पेंशन पूरी तरीके से, ठीक है, रोका नहीं गया था। पेंशन पर ये भी गुजर बसर कर रहे थे पेंशन पे। लेकिन जैसे ही उन क्षेत्रों में, बुंदेलखंड वगैरह जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में यहाँ पे देखा जाए तो जब विद्रोह की लहर यहाँ पे दौड़ना शुरू हो गया तो खान बहादुर को भी लगा कि हमें भी यही मौका है अंग्रेज़ों से अपने आप को स्वतंत्र कराने का, और ये भी पूरी तरीके से विद्रोह में कूद पड़े। माना जाता है कि 40,000 की सेना इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा किया गया। समझ रहे, 40,000 की सेना इनके द्वारा क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। इसीलिए यहाँ पे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जो द्वितीय जो हुआ करता था, इसको यहाँ पे 1857 की क्रांति का वायसराय इसको नियुक्त किया गया था। खान बहादुर को वायसराय नियुक्त किया गया था, पूछा जा सकता है इसको, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। खान बहादुर को बहुत एक अच्छा शासक के रूप में माना जाता है, खासकर धार्मिक सहिष्णुता को लेके, हिंदू और मुस्लिमों के साथ समानता के व्यवहार को लेके। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लक्ष्मीबाई की जो समाधि जो स्थित है, आपको ध्यान देना है, ग्वालियर में यह स्थित है। मैंने जन्म बता दिया था, ठीक है, जन्म मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे आपको मैं ध्यान दिला दूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। इनके जन्म को लेके मैं जैसे घटना चक्र की डेटा की बात करूँ तो इसमें दिया गया था 19 नवंबर 1835, 19 नवंबर 1835 दिया हुआ था। लेकिन विकिपीडिया वगैरह है, बहुत सारे जो बुक है देखेंगे तो उसमें जो इनका जो जन्म दिया हुआ है 19 नवंबर 1828 दिया हुआ है, और ये ज़्यादा ऑथेंटिक है यहाँ पे, इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया था, क्रॉस चेक मुझे भी करना पड़ता है। तो 1828, तो ये वाला आपको क्या करना है, सही करके चलना है। अब अभी मैंने आपको 14 नंबर प्रश्न में कराया भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। मूल नाम जो इनका था मणिकर्णिका, मूल नाम था इनका मणिकर्णिका हो गया। पति जो इनके थे गंगाधर राव, पति
गंगाधर राव हुआ करते थे। डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के माध्यम से, डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के माध्यम से इनके क्षेत्र को यहाँ पे ले लिया गया था, झांसी का क्षेत्र को यहाँ पे छीन लिया गया था। अब एक अंग्रेज जो अधिकारी है जिसने पराजित किया था उस युद्ध में, पराजित तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अंतिम युद्ध में जिस अंग्रेज ने झांसी की रानी का सामना किया हुआ था उसका नाम है यहाँ पे ह्यूरोज, इसको बोला जाता है ह्यूरोज। ह्यूरोज का बहुत एक शानदार स्टेटमेंट है झांसी की रानी के लिए। इसने बोला हुआ था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली क्या है, मर्द है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा कहा गया था। तो है यहाँ पे अंग्रेज कह सकते हैं कि जो जनरल है ह्यूरोज के द्वारा ये बोला गया था। और इनकी जो समाधि ग्वालियर में 17 जून 1858 को यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसका सामना करना पड़ा था? तो यही है जनरल जो ह्यूरोज है, इसी का सामना किया हुआ था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा हुआ था? बहुत आसान सा सवाल है, बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध जो फाइनली ये नेपाल की तरफ लास्ट में मूव कर गई। जब देखिए कि चारों तरफ से मैं घिर रही हूँ, तो याद रखिएगा बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध में जिस महिला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। अवध देखेंगे तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि नासुर की तरह वहाँ के लोग कार्य कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अपने लोगों में काफ़ी लोकप्रिय नवाब के रूप में आप कह सकते हैं मौजूद था, लेकिन जैसे ही वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में जब उसको यहाँ पे निकाला गया, वहाँ के लोग पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। देखेंगे तो माना गया है कि अवध के क्षेत्रों में से शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ से सैनिक नहीं बना। बड़ी मात्रा में लगभग 75,000 से जो ऊपर जो सैनिक थे सिर्फ और सिर्फ अवध के क्षेत्रों से यहाँ पे निकले हुए थे, जो बड़ी मात्रा में किसान ही लोग थे। नेक्स्ट यहाँ पे लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया हुआ था? लखनऊ में देखिए यहाँ पे हजरत महल के द्वारा, बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो इलाहाबाद के क्षेत्रों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पे इस जनरल का नाम याद रखिएगा, जनरल रीड। जनरल रीड नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, जनरल नील के द्वारा। एक जनरल नील है, एक यहाँ पे जनरल रेनॉल्ड है, रेनॉल्ड। इन लोगों के द्वारा, ठीक है, फाइनली यहाँ पे मौलवी लियाकत अली को पराजित किया गया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? अभी मैंने बताया हुआ था अवध से। अवध से लगभग 75,000 से ऊपर जो सैनिक थे सिर्फ और सिर्फ अवध से थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? देखिए कितना आसान सा सवाल है यहाँ पे। उनके अपने जो दोस्त यहाँ पे हुआ करते थे, तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? देखिए अजीमुल्ला जो सलाहकार थे ये किसी और के नहीं थे, बल्कि ये थे यहाँ पे तात्या टोपे के। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तात्या टोपे। तात्या टोपे के, तात्या टोपे यहाँ पे नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे चूँकि एक और ऑप्शन दिया हुआ है नाना साहब, चूँकि नाना साहब यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे की, तात्या टोपे का जो जन्म हुआ था 1814 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 1859 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनका एक और भी नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग नहीं है यहाँ पे, रामचंद्र पांडुरंग था। इनके ही अपने जो दोस्त था एक मान सिंह के द्वारा धोखा दे दिया गया, जाके यहीं पकड़वा दिया, ठीक है। फिर इनको कैद कर लिया गया और फाइनली देखेंगे तो 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दिया गया। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दिया गया, शिवपुरी में इनको फांसी दिया गया।
जो इनके सलाहकार थे, यही जो सलाहकार कह सकते हैं कि अजमुल्ला खां, इसी अजमुल्ला खां को यहाँ पे क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, क्रांति दूत के भी नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ध्यान रखना है इसको आपको। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर यहाँ पे मार दिया गया। कितना आसान सवाल है, देखिए। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 25 का तात्या टोपे, यही था ना यहाँ पे। तात्या टोपे को यहाँ पे धोखा दिया गया था, मान सिंह के द्वारा यहाँ पे दिया गया था और फाइनली बंदी बनाकर मार दिया गया, फांसी यहाँ पे दे दिया गया शिवपुरी में। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम था। तो रामचंद्र पांडु जो रंग है यहाँ पे तात्या टोपे का ही नाम था, तात्या टोपे का ही नाम था। हीरोज के द्वारा बोला गया था, यही जो जनरल जो अधिकारी हुआ करता था, हीरोज के द्वारा बोला गया था कि बेहद ही तात्या टोपे को अगर देखा जाए, ठीक है, विश्वसनीय, मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब हीरोज के द्वारा जो बोला गया था कि एकदम कि बेहद ही निडर और निर्भीक, आत्मसंतुलन से भरा हुआ कौन था, तात्या टोपे। लेकिन तात्या टोपे को चूंकि हीरोज ने ही यहाँ पे क्या किया था, कह सकते हैं पराजित तो नहीं किया था, इसी की उपस्थिति में यहाँ पे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी यहाँ पे। तो उस समय जो भी एक्टिविटी थी उसके आधार पे हीरोज के द्वारा बोला जा रहा है। देखिए तात्या टोपे की बात करें तो महाराष्ट्र के एओला गांव से बिलोंग करते थे। माना जाता है कि आगे चल के वे अपने पिता के साथ ठीक है आ गए, बिठूर आ गए, और वहीं आने के बाद इनकी दोस्ती हुई नाना साहब से, और फिर नाना साहब का जब पेंशन रोक दिया गया तो दोनों ने मिल के अंग्रेज़ों का विद्रोह, अंग्रेज़ों से लोहा लेने का यहाँ पे फैसला किया कि हम विद्रोह करना है, और उसमें फिर तात्या टोपे को यहाँ पे नाना साहब के द्वारा अपना सेनापति नियुक्त किया गया। तो आगे चल के देखेंगे जो तात्या जो टोपे थे कालपी की तरफ अपना मुख्यालय बनाएंगे, और इन्हीं क्षेत्रों में आके देखेंगे आगे चल के तो लक्ष्मीबाई से भी यहाँ पे इनके द्वारा हाथ मिलाया गया। दोनों एक साथ युद्ध यहाँ पे लड़ा, और जैसे कि आपको पता है कि पहले यहाँ पे मृत्यु किसकी हुई, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होने के बावजूद भी तात्या टोपे ने युद्ध को जारी रखा, गुरिल्ला युद्ध को खासकर, ठीक है, जो होता है चोरी छुप के यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध के माध्यम को यहाँ पे अपनाए रखा। लेकिन फाइनली उनके जो कह सकते हैं एक अपना विश्वास पात्र था मान सिंह के द्वारा धोखा दे दिया गया, और फिर यहाँ पे तात्या टोपे को पकड़वा दिया गया। तो बस इतनी सारी बातें हैं, आपको याद रखना है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे कुंवर सिंह? बिहार से। अब कुंवर सिंह से रिलेटेड चूँकि बहुत सारा जो प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा बनाया गया है, अब तो कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह शामिल हुए थे यहाँ पे आरा में शामिल हुए थे कुंवर सिंह, ठीक है। वर्तमान में देखा जाए तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा भोजपुर जिला, आरा, एक क्षेत्र है यहाँ पे जगदीशपुर, ठीक है। एक कहीं आपको शाहाबाद भी मिलेगा, तो शाहाबाद जिला को आप केंद्र बिंदु भोजपुर जिला में ही मान सकते हैं। हालांकि शाहाबाद जिला में वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 4 राज्य, ठीक है, 4 जो जिला है इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल है, तो इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है। विलियम टेलर और विंसेंट आयर यहीं लास्ट में थे। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ये लोग कभी भी पीछा नहीं छोड़ा, माना जाता है कुंवर सिंह का, ठीक है। और फाइनली अंतिम रूप में देखा जाए तो इन्हीं के समय काफ़ी वो चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? देखिए कितना आसान सा सवाल है। बिहार के क्रांतिकारियों का नेता यहाँ पे कौन था? करेक्ट यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। एक और प्रश्न छूट रहा था मेरे ख्याल से, सॉरी नहीं छूट रहा, चलिए 28 हो गया, 29,
30 नंबर प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था? कुंवर सिंह। और उनके भाई कौन थे यहाँ पे? अमर सिंह। एक और प्रश्न पूछ देता है यहाँ से, बिहार से अगर रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है, कि बिहार का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 1857 की क्रांति से अप्रभावित था? उस क्षेत्र का नाम है यहाँ पे मुंगेर। इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया हुआ था? बिहार से किया हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया हुआ था? देखिए यहाँ पे कितना सारा प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बनाया गया है। कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था? देख पा रहे हैं, अभी हाल ही बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा। प्रश्न के पैटर्न को आप देख पा रहे होंगे। इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया हुआ था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अब यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है पटना के, तो देखिए पटना के अगर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, यहाँ पे राजपूत कुंवर सिंह को ही यहाँ पे शामिल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पटना में एक और नाम है, एक पुस्तक विक्रेता के रूप में आप इन्हें समझ सकते हैं, जिनका नाम है पीर अली। पीर अली। पीर अली के नेतृत्व में पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किया गया था। 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने निर्ममता पूर्वक दबाने का प्रयास किया। बहुत अधिक फैल गया, मामला चला गया, देखेंगे तो लगभग दानापुर के क्षेत्रों की तरफ, और फिर दानापुर से जो भी यहाँ पे विद्रोही सैनिक थे, दानापुर के क्षेत्रों की तरफ से विद्रोही जो भी यहाँ पे सैनिक थे, यहाँ पे सब यहाँ पे चले गए। कहाँ पे? आरा के क्षेत्रों की तरफ चले गए। तो वहीं आरा जाके ये लोग वीर कुंवर सिंह से मिले और फिर वीर कुंवर सिंह ने उनका नेतृत्व संभाला। फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, पूरी तरीके से देखेंगे हिंसक गतिविधियाँ हो जाएगा। पूरी तरीके से वे लखनऊ कानपुर के क्षेत्रों की तरफ आएंगे, फिर वापस लौटेंगे और फिर नदी को पार करते हुए, गंगा नदी को पार करते हुए, ठीक है, माना जाता है कि उनका एक हाथ में गोली लग गया था और उस वृद्धा आयु में हिम्मत दिखाते हुए अपना एक हाथ उन्होंने अपने, ठीक है, कहते हैं कि गंगा मैया को चढ़ा दिया। फिर आए, फिर उसमें दो जो अंग्रेज जो अधिकारी था सब पीछा कर रहा था, फिर वहाँ पे उन लोगों से लड़े, बहुत जोखिम हो गए थे, मतलब समझ रहे हैं ना। तो अंतिम में फिर 3-4 दिन बाद ही यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, अंतिम रूप से देखा जाए तो। नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हैदर अली और जियोधर सिंह गया में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था, हैदर अली और गजोधर सिंह, ठीक है, गजोधर नहीं, इसको जियोधर बोलते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा रहता है, ठीक है, जियोधर सिंह, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखिए सीक्वेंस रूप से आप देखेंगे तो कभी भी आपको समस्या नहीं होगा। मैंने बताया था ये जो दीवान मनीराम दत्त था, यही विद्रोही के रूप में एक्टिव हो गया था पूरी तरीके से, और इसने शासक बनाया था, राजा बनाया था कंदपेश्वर सिंह को। अब यहाँ पे दोनों नाम है। अब नेता कौन था इस पे? नेता यही था जो सेनापति के रूप में था, दीवान मनीराम दत्त, और ये कौन था? राजा था। इसी दीवान मनीराम दत्त को यहाँ पे शीघ्र ही देखा जाए तो फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। वो जो केंद्र कहाँ हुआ करता था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, यही था, जगदीशपुर में हुआ करता था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला यहाँ पे कौन था? इसमें देखेंगे तो राजस्थान के एक जिला है औवा, ठीक है। औवा देखा जाए वर्तमान में तो राजस्थान के पाली जिला में पड़ता है, पाली जिला में। और उस समय जोधपुर का जो शासक हुआ करता था, इसका भी नाम रखेंगे, जिसका नाम था यहाँ पे तख्त सिंह। माना जाता है कि तख्त सिंह पूरी तरीके से अंग्रेजों से मिला हुआ था और तख्त सिंह ने अपने जो क्षेत्र के अपने जो लोग थे, खासकर जागीरदार लोग थे, उससे उसका बनता नहीं था, जागीरदारों को उससे बनता नहीं था। तो तख्त सिंह के जो खिलाफ थे इसके अपने जागीरदार,
अपने ही जागीरदार इसके खिलाफ थे और इन्हीं जागीरदारों का फ़ायदा किसने उठाया? ठाकुर कुशा सिंह ने मिलाया कि आओ साथ में आके क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो इनकी सहायता से अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा यहाँ पे अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। माना जाता है कि ठाकुर कुशल सिंह का जो संपर्क था तात्या टोपे से भी था, तात्या टोपे से भी हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अब देखेंगे अजमेर, नीमच, अहुआ, अभी अहुआ का नाम आया था, इसमें जयपुर जो था, ठीक है, ये केंद्र नहीं था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया हुआ था? अंग्रेजों से जो संघर्ष किया था देखेंगे इंदौर में, जिसका नाम है शहादत खान, इंदौर में इसने कड़ा टक्कर दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसमें मैंने चर्चा भी किया हुआ था। कट्टर जो दुश्मन लोग मानते थे, किसको मानते थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे। तो यहाँ पे देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह की खान की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये आए हुए थे तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ से, देखा जाए आरकाट कह सकते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ से आए हुए थे। काफ़ी ही कह सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष थे, वेल होता है ना, कह सकते हैं वेल एजुकेटेड के रूप में भी आप समझ सकते हैं। आए तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ से आए और आके फैजाबाद में ये बस गए, फैजाबाद में बस गए। और बसने के साथ इन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया, बल्कि उस 1857 के दौर पे विभिन्न धर्म के अनुयायियों से इन्होंने आह्वान किया कि जितना हो सके सारे लोग मिल के काफिरों को क्या करो, खदेड़ दो। ध्यान रखिएगा, काफिरों को क्या करो, खदेड़ दो। अब यही सबसे बड़ी समस्या का क्या था, कारण था? मौलवी अहमदुल्ला शाह को दुश्मन मानने का अंग्रेज़ों के द्वारा किस तरीके से नेतृत्व कर रहा है। और माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये की इनाम रखा हुआ था, 50,000 रुपये की इनाम भी रखा हुआ था। अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई इसमें तो अदम्य साहस था, सोचिए अदम्य साहस था, दृढ़ संकल्प था और काफ़ी एक सर्वोत्तम सैनिक के रूप में, विद्रोही सैनिक के रूप में देखा जाए तो काफ़ी क्या है, मतलब रिजिड व्यक्ति है ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न को बार बार से। 1857 से रिलेटेड एक और बात है यहाँ पे, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 की विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से देखा हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा हुआ था? देखिए आ गया, बहुत आसान सा जवाब होगा, गालिब के द्वारा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? देखिए वो रहने वाला कहाँ का था? आगरा का रहने वाला था गालिब। उसका जो जन्म हुआ था 1799 में, 27 दिसंबर 1799 में आगरा में हुआ करता था। उसकी मृत्यु हुई थी 1869 में, लगभग देखा जाए तो 15 दिसंबर के आसपास, 15 दिसंबर के आसपास। जन्म हुआ था 27 दिसंबर के आसपास। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया हुआ था? बहुत देखिए पा रहे कितना और ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह तो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? उधम सिंह। उधम सिंह का जो संबंध हो जाएगा पूरी तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड से हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए ये कहाँ चले गए? सोचिए लंदन चले गए और लंदन में जाके माइकल ओ डायर की इन्होंने हत्या किया। किसकी हत्या किया? माइकल ओ डायर। बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है, जनरल ओ डायर, माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर जो कि उस समय ये पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, पंजाब का उस समय ये गवर्नर हुआ करता था, इसी की यहाँ पे हत्या कर दी जाके, लगभग देखा जाए, ठीक है, मार्च 1940 के आसपास, मार्च 1940 के आसपास लंदन में जाके इसकी हत्या की गई थी। और फाइनली
उधम सिंह को यहाँ पे पकड़ लिया गया और इनको यहाँ पे फांसी की सज़ा दे दी गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की हुई थी? बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द लगा हुआ है, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता। देखा जाए तो इंदौर के होलकर ने भी किया हुआ था, ग्वालियर के सिंधिया ने भी किया हुआ था, लेकिन ग्वालियर के सिंधिया ने ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ था। ग्वालियर के सिंधिया ने ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ था। कैनिंग बोलता भी है कि यदि सिंधिया भी विद्रोहियों के ग्रुप में शामिल हो जाता तो हमको उसी समय अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ता। सोचिए कैनिंग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, जो कि उस समय तक वो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्वालियर के सिंधिया। इसके अलावा इंदौर के होलकर ने भी 1857 की क्रांति में सहयोग दिया था। अब इतना ही कि और भी देख लीजिए, जो भी सहायता दिया था उन लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है। और हैदराबाद का निज़ाम हो गया, हैदराबाद का निज़ाम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जोधपुर का राजा, जैसे तख्त सिंह की बात किया था अभी हम लोगों ने, जोधपुर का राजा, वैसे ही यहाँ पे भोपाल का नवाब, भोपाल का नवाब, कश्मीर का महाराजा, कश्मीर का महाराजा। और देखेंगे तो पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ, इधर सिंध के क्षेत्रों की तरफ भी यहाँ पे कुछ शासकों ने सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाभा और जो जिंद के शासक हैं, सिंध के शासक हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, सिंध के शासक वगैरह, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है, पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया, सर्वाधिक सहायता किसने की हुई थी? तो ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, देखिए बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, शिक्षित मध्य वर्ग ने, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी हुई थी। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्यों इतने वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये तटस्थता बनाए रखे हुए थे। इनके सामने दो को चुनाव करना था। एक थे यहाँ पे जमींदार वर्ग, आप फिर कह सकते हैं कि जो भी जमींदार है, ठीक है, साहूकार को भी आप शामिल कर सकते हैं। और दूसरे थे यहाँ पे अंग्रेज लोग। आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि 1857 के दौर में जो मिडिल वर्ग भारत में धीरे धीरे यहाँ पे एक्टिव हो रहा था, पता है ना आपको, 1835 में जो मैकाले के द्वारा अंग्रेजी जो लाई थी यहाँ पे, उसी अंग्रेजी को पढ़ पढ़ के तो देखा है मिडिल वर्ग का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो शुरुआती तौर पे देखा जाए तो मिडिल वर्ग को लग रहा था कि अंग्रेज हमारे लिए बहुत क्या है, अच्छे हैं। 1835 में मैकाले मेंशन कर देता हूँ। चूँकि ये भारत में रहेंगे तो भारत को ये क्या करेंगे, पूरी तरीके से मॉडर्नाइज बनाएंगे, आधुनिकरण बनाएंगे। और यही वो दौर है जहाँ पे बहुत सारा सामाजिक सुधार भी हो रहा था। तो उस सामाजिक सुधारों को जो भी ये जमींदार थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, ये लोग पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करता था, इसके लोग आलोचना करता था। तो इसीलिए यहाँ पे मिडिल वर्ग को लगता था कि ये जो जमींदार लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, यहाँ पे जो भी समाज में सुधार हो रहा है, ये समाज सुधार के रोकक है, प्रगतिशीलता के मार्ग में लोग बाधक बन रहा है, इसीलिए इनके साथ जाना ठीक नहीं है। अब यही था उनकी सबसे बड़ी भूल, वे लोग पहचानने में गलती कर दिए। लेकिन 1857 के बाद से देखेंगे तो धीरे धीरे उस मिडिल वर्ग के अंतर्गत भी देखेंगे तो नेशनलिज्म की जो भावना है प्रसारित होती हुई दिखाई देगी। और फाइनली देखेंगे तो एक गठजोड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, मिडिल वर्ग का गठजोड़ बन जाएगा। कांग्रेस का गठजोड़ धीरे धीरे आपको जमींदारों के साथ भी आपको दिखाई देगा आगे चल के। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया हुआ था? अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है देखेंगे तो अवध के क्षेत्रों की तरफ खेतिहर मजदूर थे, कृषक थे, बड़े मात्रा मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं साहूकार की और ज़मींदारों की, ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो पार्टिसिपेट के पीछे जो रीज़न था, माना जाता है कि उनका व्यक्तिगत हित ही छुपा था। किसी की ज़मींदारी गई थी, किसी का पेंशन गया था। लेकिन बड़े मात्रा में हमने देखा अभी कि जो ऐसे ज़मींदार साहूकार इधर सिंधिया, होलकर या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद थे जो यहाँ पे 1857 की क्रांति में वे अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। बिहार में ढेर सारा मिल जाएगा, चंपारण के क्षेत्रों की तरफ मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा, जो कि विद्रोह में भाग नहीं लिया, 2 और 4, ध्यान रखिएगा 2 और 4। ठीक है।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से ये प्रभावित कह रहा है कि नहीं था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम आप लोगों ने, ठीक है, उसी समय सुना होगा पद्मावत वगैरह में जो चर्चा किया गया राजा रतन सिंह वगैरह की। उसके बाद से आपको चित्तौड़ का जो नाम आपको नहीं के बराबर सुनाई दिया होगा, ठीक है। तो इसमें झांसी है, जगदीशपुर है, लखनऊ, सब जितने भी एरिया है सब यहाँ पे हुआ था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। आप लोग नीचे कमेंट करते रहे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, केवल और केवल यहाँ पे 5, मुंगेर यहाँ पे हो जाएगा। दानापुर हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, आरा हो गया, इन सारे ही क्षेत्रों से देखेंगे तो 1857 की क्रांति का अच्छा खासा प्रभाव रहा था। अब यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुंगेर यहाँ पे क्यों अप्रभावित रहा था, क्यों अप्रभावित रहा था। इसको आपको समझने के लिए फिर से जाना होगा 1857 की क्रांति का जिस तरीके से विस्तार हो रहा था, खासकर इस विस्तार को आपको उस अविभाजित बिहार के संदर्भ में समझना होगा। अर्थात यहाँ पे अगर हम लोग बात करें देवघर की तो वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे रोहिणी, और उसी रोहिणी के आसपास जो रोहिणी गांव यहाँ पे हुआ करता था, आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे मुख्यालय हुआ करता था। लेकिन 12 जून 1857 को यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे बदल गया जब अली बंधुओं के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह किया गया। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ अली बंधुओं का विद्रोह यहाँ पे किया गया। नाम पूछा जा सकता है इनका, 2 अली बंधु है। पहला का नाम है यहाँ पे अमानत अली और दूसरा का नाम है यहाँ पे सलामत अली। अमानत और दूसरा है यहाँ पे सलामत अली। इसमें एक और मुस्लिम सेना का नाम आप कह सकते हैं जिसका नाम है शेख हारो। इन तीनों के नेतृत्व में यहाँ पे देवघर में रोहिणी में बड़े ही मात्रा में यहाँ पे विद्रोह किया गया। इसको दबाने के लिए नॉर्मन लेस्ली को भेजा गया, नॉर्मन लेस्ली हो गया। इसके अलावा एक और था यहाँ पे सर्जन या फिर सार्जेंट भी आप कह सकते हैं, सार्जेंट नेस्ली पूरा नाम इसका हो जाएगा, ठीक है, सार्जेंट ग्वाट, ठीक है, लेस्ली करके हो जाएगा। इन दोनों ही लोगों की यहाँ पे हत्या कर दी गई। इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या हो गया, तो रोहिणी जो कि नीचे देवघर का जो क्षेत्र है, बिल्कुल आपको बिहार के वर्तमान में जो बिहार है उसके नीचे आपको दक्षिण वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी रोहिणी से इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया, भागलपुर में कर दिया गया। और भागलपुर की अगर आपको भौगोलिक अवस्थिति याद होगा तो बिल्कुल उसके किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे मुंगेर जिला। इसीलिए मुंगेर देखा जाए तो चूँकि वहाँ पे अंग्रेज़ों का सख्त कंट्रोल हुआ करता था, इसीलिए वो क्षेत्र पूरी तरीके से अप्रभावित रहा। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि कुछ किसानों ने वहाँ पे, ठीक है, हथियार जरूर उठाया, लेकिन इतिहास के पन्नों में खासकर, ठीक है, उतना उनको जगह यहाँ पे नहीं दिया गया। भागलपुर के बाद से गया में भी यहाँ पे इनका मुख्यालय बनेगा। अर्थात जिन जिन क्षेत्रों में अधिकतर यहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ होती थी, वैसे क्षेत्रों में ये लोग पूरी तरीके से अपना मुख्यालय या फिर बड़ी मात्रा में सेना को भेजने का कार्य करते थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। 1857 के यहाँ पे विप्लव के नायक हैं और उसके बाद सूची 2 में है उनके कार्य क्षेत्र। बहुत आसान सा है, जैसे बख्त खां की बात करें तो आपको ध्यान होगा जो दिल्ली का जो शासक हुआ करता था बहादुर शाह, यहाँ पे सेकेंड की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे बख्त खां को इसने कह सकते हैं कि सेनापति के रूप में नियुक्त किया के हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला, जो कि अंग्रेज लोग इसको कट्टर अपना दुश्मन समझते थे, किन क्षेत्रों से था, तो ये हो जाएगा अवध के क्षेत्रों के तरफ से। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कुंवर सिंह, आसान है, आरा हो जाएगा, और नाना साहब हो जाएगा यहाँ पे कानपुर। ध्यान रखिएगा कानपुर। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो A का 4 और B का हो जाएगा 1, A का 4 और B का 1, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे भी वही चीज़ है, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया और यहाँ पे फैजाबाद हो गया। झांसी की बात करें यहाँ पे तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था? लखनऊ में जो नेतृत्व कर रहा था बेगम हजरत महल हो जाएगा, जो अवध का जो नवाब हुआ करता था वाजिद अली शाह, उसकी ये पत्नी थी। कानपुर से यहाँ पे हो जाएगा कानपुर, या इसमें एक और क्षेत्र हो सकता है, ध्यान रखिएगा, फतेहपुर। सब आस पास का ही इलाका है फतेहपुर कानपुर से जो कह सकते हैं कि नेतृत्व जो कर रहा था यहाँ पे, करेक्ट इसका हो जाएगा अजीमुल्ला खान। ध्यान रखिएगा अजीमुल्ला खान। कानपुर से भी यहाँ पे नाना साहब भी थे। फैजाबाद यहाँ पे कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो मौलवी अहमद शाह। तो ए का हो जाएगा 3, ए का देख पा रहे हैं, सॉरी, ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3। ऐसे है कि उत्तर है यहाँ पे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया हुआ था? पूरी तरीके से सक्रिय भाग लिया हुआ था। देखा जाए तो यहाँ पे नाना साहब बिल्कुल लिए थे, बेगम हजरत महल ये भी ली हुई थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से ये भी थे, बेगम जीनत महल, ये ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया गया था। चूँकि इनका जो संबंध है मुगल जो बादशाह है बहादुर शाह जफ़र जो सेकेंड है यहाँ पे, बहादुर शाह जफ़र जो सेकेंड है, उसकी ये ध्यान रखिएगा पत्नी है, उसकी ये पत्नी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। उपयुक्त में से हो जाएगा एक से अधिक, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे क्रांतिकारियों के नाम, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे नाना साहब का संबंध हो जाएगा कानपुर से। नवाब हामिद अली खान का संबंध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा दिल्ली से। एक्चुअली यहाँ पे इनका जो संबंध है देखा जाए तो रामपुर से है, तो दिल्ली के आसपास का इलाका है रामपुर। वर्तमान में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के, तो ये आपको मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगी। मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत मुरादाबाद, तो ध्यान रखेंगे। मौलवी अहमद उल्लाह, इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे, देख पा रहे हैं, लखनऊ से। और लास्ट में है यहाँ पे मनीराम दीवान, जिसको यहाँ पे फांसी दे दिया गया था, इसका करेक्ट संबंध हो जाएगा यहाँ पे असम से। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा यहाँ पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे ख्याल से कट गया है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे बना लेंगे। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, लेकिन सी का देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि ऑप्शन डी भी होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर हो गया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ से देखिए प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना होती है और कई सारे प्रश्न देखिए पूछा भी गया है बहुत सारे स्टेट पीसीएस में। जैसे कि इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी आप समझ सकते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल, या फिर इसको आप पहला वायसराय के रूप में भी आप समझ सकते हैं। पहला वायसराय में जो 1858 में इसको यहाँ पे बनाया गया था, यहाँ पे आप इसके ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अगर हम लोग टाइम लाइन की बात करें तो देखिए डलहौजी की बात से आएगा 1856 में ये भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और 1862 तक जब तक कि 1857 की क्रांति पूर्णतः यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाएगी। तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, या फिर ब्रिटिश सम्राट के अधीन यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इसी के समय 1857 का विद्रोह यहाँ पे हुआ था। इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, खासकर इसी के टाइम पीरियड में हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि कैनिंग के समय ही 1861 में उच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अलग अलग जो भी प्रेसिडेंसी यहाँ पे हुआ करती थी, जैसे कि नंबर 1 देखा जाए कलकत्ता हो गया, कलकत्ता के साथ साथ यहाँ पे मद्रास और बम्बई में, चूँकि आगे चल के हाई कोर्ट की अलग अलग क्षेत्रों में भी इसके बहुतायत रूप में ज़रूरत पड़ने लगी। इसीलिए देखेंगे तो 1866 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1866 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आगरा में
उच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई, लेकिन लंबे समय तक आगरा में रहा नहीं। आगरा से इसको स्थानांतरित करके इलाहाबाद कर दिया गया, जो कि वर्तमान में वहीं पे है। इलाहाबाद में यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ये ध्यान रखिएगा एक बात और, कि इलाहाबाद को ही आगे चल के आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया गया था, इमरजेंसी के लिए आपातकालीन मुख्यालय भी यहाँ पे बनाया गया था इलाहाबाद को। यही सारे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। और 1856 में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इसी के समय जो सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तन होता है, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय पारित होगा। खासकर आपको पता होना चाहिए, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप। और इसमें आगे चल के भी बताया गया था कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को भी उसकी पैतृक संपत्ति से यहाँ पे वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसी के समय सब हुआ था, खासकर 1858 के अगर एक्ट की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का देखिए गवर्नर जनरल कौन था? बहुत आसान सा प्रश्न है, कैनिंग हो जाएगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब यही 1857 का विद्रोह, कहीं सिपाही विद्रोह, कई तरीके से प्रश्न को यहाँ पे पूछा जाता है। इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? अब ये आपको ध्यान होगा, बैरकपुर 1857। अगर हम लोग बात करें मार्च 1857, मैंने आपको समझाया भी था कि जो ब्राउन्स बेस बंदूक की जगह यहाँ पे एनफील्ड राइफल का जब प्रयोग किया जाने लगा तो उसमें चर्बी वाले जो कारतूस को लेके मेन मामला था, जिसमें माना गया था कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। अब 1857 में यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री के जो सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्हीं मंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया गया। कुछ अंग्रेज अधिकारी भी लोग यहाँ पे मारा गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यही पूछ रहा है कि ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पे कौन था? तो देखिए उस समय जो बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश कमांडिंग जो ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल सर जॉन बेनेट। तो यहाँ पे जनरल सर जॉन बेनेट, लास्ट में उसका हेरसे लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं पूरा नाम मेंशन कर देता हूँ, जनरल सर जॉन बेनेटे या फिर बेनेट हैरसे। सब देख पा रहे हैं यहाँ पे यूरोपियन का नाम, अंग्रेजी नाम में काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे नाम हुआ करता था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया हुआ था? देखिए अभी जस्ट मैंने मेंशन किया हुआ था कि 1857 में इलाहाबाद को जो आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया गया था, कैनिंग के समय इसको बनाया गया था। कैनिंग के समय इसको बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पामर्स्टन। इसका पूरा नाम है विस्कॉट पामर्स्टन। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो ये उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? देखा जाए तो कर्नल सेंट लेगर है, कर्नल वेलेस है, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स है। इसमें देखा जाए तो सभी का जो नाम है 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी को आप यहाँ पे कारण नहीं मान सकते हैं 1857 की क्रांति का, चूँकि जगह जगह यहाँ पे, अभी मैंने जो देवघर के क्षेत्रों में, रोहिणी के क्षेत्रों में अली बंधुओं का यहाँ पे चर्चा किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा एक आपको रोल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही जब जाएंगे कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह जाके जो बेगम हजरत महल है उसकी भी ये सहायता करेंगे। तो वैसा ये कहना गलत हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी।
यहाँ पे आपको ठीक ठाक सद्भाव देखने के लिए मिलेगा। पटना में पीर अली के नेतृत्व में किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ये बहुत ही सटीक उत्तर है यहाँ पे। केंद्रीय सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी, कमी थी। चूंकि यहाँ पे किसी भी क्रांति को अंजाम देने के लिए जरूरी हो जाता है एक विचारधारा, किस तरीके से एक योजना बनाया जाए, एक रणनीति बनाया जाए। जैसे आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अंधेरे में आप तीर नहीं चला सकते हैं, बस उसके लिए एक टाइमलाइन के तहत एक समन्वित रणनीति यहाँ पे होना चाहिए। और यही यहाँ पे इसका पूरी तरीके से अभाव दिखाई देता है। जैसे कि 82 वर्षीय या फिर 82 वर्ष की आयु में जो ज़बरदस्ती यहाँ पे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकेंड को यहाँ पे क्या किया गया था, तो यहाँ पे नेतृत्व प्रदान कर दिया गया था। अब यही ध्यान देना है कि नेतृत्वकर्ता, देखते हैं ना, सेनापति हो गया, फिर शासक होता है, किस तरीके से सैनिकों में जोश भरता है, बिल्कुल सिकंदर की तरह। तो ये बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे इसी चीज़ की क्या थी, पूरी तरीके से कमी थी। सुनियोजित जो रणनीति जो होनी चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पे कमी दिखाई देती है। इसके अलावा डिसिप्लिन, अनुशासन की भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में कमी दिखाई देती है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए, किसी भी क्रांति को, आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम लोग बात करेंगे कार्यक्रम एकदम ज़रूरी होना चाहिए यहाँ पे, जिसे कि गांधी के नेतृत्व में आगे चल के किया भी जाएगा। कार्यक्रम हो गया। विचारधारा क्या है यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। किस विचारधारा के तहत, जैसे गांधी जी की विचारधाराओं में सबसे देखा जाए तो अहिंसक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे विचारधारा भी पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर क्या था, नहीं था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए, ये भी इसकी कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो भावी समाज क्या होगा, किस तरीके से होगा। इसके अलावा कोई भी देखिए स्पष्ट दृष्टिकोण का यहाँ पे पूरी तरीके से अभाव नज़र आएगा। इसीलिए जो मिडिल वर्ग के द्वारा यहाँ पे इन लोगों को सहयोग नहीं किया गया, चूँकि मिडिल वर्ग को लगता था कि ये सब क्या है, काफ़ी सब कुंठित लोग हैं, प्रगतिशीलता को रोकने में बाधक हैं। चूँकि मिडिल वर्ग के द्वारा इन पे यहाँ पे आरोप लगाया गया था, मैंने बताया भी था आपको कि उस समय जो भी समाज में प्रगतिशील, जो सुधारक कह सकते हैं, समाज सुधारक कार्यक्रम हो रहे थे, तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पे रोका जा रहा था। तो इसीलिए उनको यहाँ पे लगता था कि अंग्रेज अगर भारत में है तो भारत को आधुनिकीकरण बनाएंगे, आधुनिकता के मार्ग पे लेके जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करेगा, भारत को पुनः पीछे यहाँ पे खदेड़ने का प्रयास करेगा अगर ये लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया है तो इसीलिए मिडिल वर्ग ने भी देखेंगे तो वो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में यहाँ पे अंग्रेजों का भी साथ देते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्यों की एकता की कमी थी। बिल्कुल ही यहाँ पे सही है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। कई सारे जगह देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय सैनिक बहादुर भी थे, स्वार्थ रहित भी थे, लेकिन कहीं न कहीं देखेंगे तो उद्देश्यों की आपको कमी दिखाई देगी, अनुशासन का पूरी तरीके से अभाव दिखाई देगा। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया कि नहीं दिया, खुद सोच के देखिए। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे साथ दिया। इसमें बहुत सारे, सिंधिया से लेके हम लोग, ठीक है, सब उधर बात कर ले होलकर वगैरह की, तो अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पे साथ दिया ही दिया। बिहार में भी लोग दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित है। ये एक अच्छा, ठीक है, कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे है कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित है। चूँकि इनके अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारा कैप्टन हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, जनरल जैसे पदों का रैंक होता था। एक सुनियोजित जो रणनीति होती थी, जो इनकी संख्या कम होने के बावजूद भी ये लोग भारतीय सैनिकों पे भारी पड़ते थे, भारतीय लोगों पे भारी पड़ते थे। कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त। यहाँ पे सभी ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। कह रहा है कि राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे। यहाँ पे राजपूत राज्यों में सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ क्या किया, यहाँ पे नहीं दिया। ये बहुत ही ठोस रीजन है।
शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेज का समर्थन कर रहा था। देखिए अब यहाँ पे पूरी तरीके से कहना भी है यहाँ पे सही क्या है नहीं है, विचारधारा के अभाव में ही था। छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को क्या थे, तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए, भी गलत है। उस समय देखा जाए तो समाचार पत्र वगैरह ठीक है आपको बहुत बड़े रूप में दिखाई भी नहीं देगा, एक स्पष्ट जो विचारधारा के साथ भी दिखाई नहीं देगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया हुआ था, लखनऊ में अपना जीवन खोया हुआ था? जैसे कि नंबर 1 बात करें हम लोग, जनरल जॉन निकलसन। जनरल जॉन निकलसन, देखिए जनरल जॉन जो निकलसन है ये जो अपना लाइफ कह सकते हैं, इसकी जो मृत्यु हुई थी लगभग 14 सितंबर 1857 को, जब दिल्ली को जो भी उपद्रवी कह सकते हैं अंग्रेजों की भाषा में, कि उपद्रवियों के माध्यम से या फिर उपद्रवियों के चंगुल से दिल्ली को छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय जनरल जॉन निक्सन की क्या हुई थी, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, घायल हो गया था बेचारा, मर गया चल के। तो इसकी कहाँ मृत्यु हुई थी, दिल्ली में मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा दिल्ली में। और प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है कि लखनऊ में अपना जीवन खोया हुआ था, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, नहीं है। जनरल नील होगा, हैवलॉक है, हेनरी लॉरेंस है, ये तीनों का तीनों यहाँ पे जब लखनऊ रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए लोग यहाँ पे मृत्यु मतलब कह सकते हैं शहीद हो गया सिंपल भाषा में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4। विचार कीजिए, यहाँ पे कथन है, दूसरा है कारण। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या रहा, असफल रहा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश पूर्णतः रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अगर उस समय पूरे के पूरे सारे वर्गों से अगर जन सहयोग मिला होता, खासकर अगर जो भी रियासत थे उनके भी माध्यम से अगर सहयोग मिला होता, तो फिर अंग्रेज देखिए उस समय इतनी पूरी तरीके से भारत में स्टेबलाइज यहाँ पे नहीं हुए थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस बनता था कि 1857 में भारत आज़ाद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था यहाँ पे, इसीलिए कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र का मतलब यहाँ पे बोला गया था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था 1857 के विद्रोह। चूंकि मैंने बताया था कि जगह जगह मुस्लिमों के द्वारा भी 1857 के विद्रोह को बड़े ही रूप में उठाने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था सब। ये यहाँ पे बोला गया सर जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर, यही तो है सर जेम्स आउट्रम। इसी की जो रिपोर्ट थी आपको ध्यान होगा कि कुशासन का आरोप लगा के अवध का क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया और वाजिद अली शाह को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो इसने बोला हुआ था कि 1857 का जो विद्रोह है केवल सैनिक विद्रोह है, केवल सैनिक विद्रोह है। वहीं यहाँ पे सर जॉन सीले के द्वारा, के सीले भी इसको बोला जाता है, सर जॉन के सीले के द्वारा बोला गया कि देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। T.R. होम्स के द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि बर्बरता वर्सेस सभ्यता के बीच ये विद्रोह था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, उसका नाम क्या है? देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे B.D. सावरकर। B.D. सावरकर के द्वारा जो इनकी जो अपनी पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान में जरूर रख के चलेंगे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसी पुस्तक में जिक्र किया हुआ था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया हुआ था? देखेंगे तो B.M. स्मिथ हो गया, इसके अलावा P.E. रॉबर्ट्स है, V.D. सावरकर है। इन तीनों ही लोगों के द्वारा यहाँ पे बोला गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसीलिए नाम ध्यान में जरूर रखेंगे, पूछा जा सकता है किसी स्टेटमेंट को लेके। नेक्स्ट,
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है इसको। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एस.एन. सेन, एस.एन. सेन। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, सैयद अहमद खां के द्वारा एक पुस्तक यहाँ पे लिखा गया था, एक पुस्तक लिखा गया था जिस पुस्तक का नाम था अहसाब ए, ध्यान से देखते चलिए, अहसाब ए बगावत ए हिंद, अहसाब ए बगावत ए हिंद लिखा गया था। यह पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 1857 के विद्रोह की असफलता का चर्चा किया गया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आर.सी. मजूमदार से। इसका संबंध जो है आर.सी. मजूमदार से है और इनकी जो पुस्तक लिखी गई थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, द सिपाही मीटिंग एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, द सिपाही मीटिंग एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। बुक का नाम में ध्यान रखते चलिएगा, पूछा जा सकता है। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और ना ही यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम था? किसके द्वारा लिखा गया था? इसका करेक्ट उत्तर मैंने अभी बताया था आपको, आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार के द्वारा मतलब लिखा गया था, बोला गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? अब यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो भ्रूण की जो बात कर रही है राष्ट्रवाद को लेके कि बिल्कुल अभी राष्ट्रवादी भावना धीरे धीरे क्या हो रही थी, पनप रही थी, शुरुआत हो रही थी, जैसे एक बीज बड़ा होता है। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, डॉक्टर एस.एन. सेन। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? पहला स्टेटमेंट है, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया हुआ है। अब भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय विद्रोह के रूप में, ये थोड़ा सा लग नहीं रहा कि गलत है यहाँ पे। इसका करेक्ट जो उत्तर है, इसका करेक्ट उत्तर है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत बना दिया, मृत प्राय यहाँ पे बना दिया। चूँकि अभी तक देखा जाए तो भारत में कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 की विद्रोह के बाद से इस कंपनी का शासन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि इस कंपनी की जगह प्रत्यक्ष रूप से भारत में ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो गया। और ये जो ब्रिटिश जो क्राउन है, पूरी तरीके से देखा जाए तो जो भी भारत सचिव का पद यहाँ पे सृजित किया गया, भारत सचिव का पद, और जो आपको ध्यान होगा सीओडी और बीओडी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। उसके जगह भारत सचिव को लगा दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया और भारतीय सचिव को यहाँ पे सहयोग देने के लिए 15 सदस्यीय पैनल का, कह सकते हैं, कार्यकारी सदस्यों का चुनाव कर लिया गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की हुई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वायसराय का पद सृजित किया गया, गवर्नर जनरल की जगह भारत सचिव का पद यहाँ पे लाया गया। भारत सचिव कई जगह आपको राज्य सचिव भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये दोनों ही एक ही पद है यहाँ पे। इसके अलावा 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की, 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की, और बड़े मज़े की बात, नाम लग रहा है भारत सचिव, लेकिन ये कहाँ का, तो ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का ही यहाँ पे कोई न कोई ये सदस्य हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका सारा जो कह सकते हैं कि सैलरी जो था, वेतन भत्ता, सब यहाँ पे
भारत के खजाने से इनको यहाँ पे दिया जाता था। समग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया हुआ था? बहुत सारा आश्वासन दिया गया था, जिसमें रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बिल्कुल बोला गया था। यहाँ पे देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, बिल्कुल बोला गया था। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल ये कहा गया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न देखिए पूछ क्या रहा है कि निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया हुआ था? इसमें इसीलिए इसका जो करेक्ट जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे ए। चूँकि 1857 के बाद से कभी आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई भी ब्रिटिश राज्य को यहाँ पे हड़पा गया। गोद निषेध प्रणाली को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। गोद मैंने समाप्त इन द सेंस कि यहाँ पे ठीक है अनुमति यहाँ पे दिया गया, अनुमति मान्यता यहाँ पे प्रदान कर दी गई, क्योंकि गोद निषेध प्रणाली के तहत पहले उत्तराधिकारी की समस्या थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं थी। तो पूरी बातों को आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई थी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का क्या करना? परित्याग करना। कह रहा है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का क्या करना? परित्याग करना। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, बिल्कुल सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म ही हो गया इस समय, तो तीसरा गलत है। ऐसे में देखेंगे तो जो मैचिंग जो किया हुआ है यहाँ पे केवल 2 है, 1 और 2 है। और भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का क्या करना? परित्याग करना। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, केवल 1 और 2 दोनों यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बहुत सारा आयोग है, इसमें देखेंगे तो एक आयोग यहाँ पे बनाया गया था यहाँ पे, जिस आयोग का नाम था पील आयोग। रॉयल कमीशन के माध्यम से और देखेंगे यहाँ पे शुरुआत जो किया गया था संशोधन का 1858 में, जिसका नाम था जनरल जोनाथन पील। इसी के नेतृत्व में बनाया गया था। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों बनाया गया था भारतीय फौज का नौ संगठन से। तो आपको ध्यान होगा 1857 की क्रांति में जो बड़े मात्रा में जो सैनिक थे, बिहार से थे, यूपी से थे, और 1857 के बाद से इन सैनिकों को बड़ी संदेह भरी नज़रों से देखा गया कि क्या पता ये आज वफादारी के नाम पे ठीक है, हो सकता है कि किसी तरीके से एक्टिव रह रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे क्या हो रहे हैं? तो विरोधियों का साथ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बिहार और यूपी के सैनिकों की जगह देखेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से इनको हटा दिया गया, लेकिन इनके जगह देखेंगे तो बड़े मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे सैनिकों का यहाँ पे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि शुरुआत किया गया, फिर कह सकते हैं कि बहाली किया गया। जैसे कि गोरखा नेपाल के क्षेत्रों से, सिंध के क्षेत्रों से, पंजाब के क्षेत्रों से, उनका धर्म भी दूसरा होता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जैसे 1857 की क्रांति के बाद से बम्बई में देखा जाए तो जो रेशियो था सैनिकों का 1:2, अर्थात यहाँ पे एक जो अंग्रेज होता था, ठीक है, मैंने 2 भारतीय सैनिक कैसे समझ सकते हैं, उसमें एक अंग्रेज होता था। बम्बई नहीं होगा ना, ये हो जाएगा बंगाल के तरफ 1:2 का अनुपात रखा गया। और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में रेशियो यहाँ ठीक था 1:3 का था यहाँ पे, अर्थात एक ब्रिटिश सैनिक पे 3 भारतीय सैनिक, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 भारतीय सैनिकों पे 1 ब्रिटिश सैनिक वहाँ पे होता था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। अभी मैंने बताया हुआ था
किन प्रांतों से चयन किया, तो इसमें गोरखा थे, सिख थे, पंजाबी, उत्तर प्रांत से, इन सारे ही क्षेत्रों से यहाँ पे इनका बड़े मात्रा में चयन किया गया था। गोरखा देख रहे हैं यहाँ पे उस समय नेपाल से उसी समय से यहाँ पे चयन किया जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से पूरा 1857 की क्रांति घटना चक्र की जो टॉपिक नंबर 6 था पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और आगे इसी तरीके से हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। समझाने के तरीके में, कंटेंट डिलीवरी में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप लोग एक बार देखें और एक बार देखने के बाद इसका एग्ज़ाम में बार बार अप्लाई करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।